DKT UPSC CSC। अगर आप केवल सिविल सर्विस परीक्षा के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें DKT UPSC CSC चैनल। यहाँ आपको टॉपर्स के वीडियो रैंक के हिसाब से अरेंज मिलेंगे। चैनल के लिंक के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम किशोर कुशवाहा है। मैंने इस बार 133वीं रैंक हासिल की है सिविल सर्विसेज परीक्षा 2021 में। इससे पहले मैंने सिविल सर्विसेज परीक्षा 2020 में भी 526वीं रैंक हासिल की थी। और अभी मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अपनी जो जर्नी रही है उसको बताऊंगा, और कैसे जो एस्पिरेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेना चाहते हैं तो उनको क्लैरिटी आ पाए इस चीज़ के बारे में। तो मैं अपनी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसको शेयर करूंगा। आप लोग दिल्ली नॉलेज ट्रैक पे मुझे देख रहे हैं। तो मैंने 2016 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था IIT दिल्ली से, और वहाँ भी मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से ही अपना बीटेक किया था। तो उसके बाद जब मैंने एनालाइज़ किया कि कौन सा ऑप्शनल लेना चाहिए, तो ह्यूमैनिटीज़ के ऑप्शनल होते हैं, इंजीनियरिंग के होते हैं, साइंस की भी ऑप्शनल्स कई सारे हैं जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस आता है लोगों का। लेकिन मैंने देखा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ऑप्शनल है जहाँ पे जो हमारा ग्रेजुएशन का इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, और जो इंसाइट हमें मिली है उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। हम हमेशा जो एक अननोइंग अनसर्टेनिटी होती है एक नए ऑप्शनल को चूज़ करने से, तो वो सिचुएशन नहीं आता है। वी नो सर्टेन थिंग्स अबाउट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और हम उसको फिर इम्प्रूव कर लेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने का, कि आप इंजीनियरिंग सर्विस और गेट एग्जामिनेशन को भी साथ साथ परस्यू कर सकते हैं। सो इन केस अगर आपका फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में नहीं होता है UPSC सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो आप गेट को या फिर इंजीनियरिंग सर्विस को भी परस्यू कर सकते हैं। और जो शेड्यूल होता है इंजीनियरिंग सर्विस का, गेट्स का और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का, वो इस तरह अलाइन है ना कि वो आपके मेंस प्रिपरेशन को हेल्प करेगा। तो अलग से आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और देयर इज़ अ हाई लेवल ऑफ कोरिलेशन बिटवीन ऑल दिस एग्जामिनेशन सिलेबस आल्सो। तो ये सब चीज़ें मैंने देखते हुए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेने का डिसीजन लिया था। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पास्ट में भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लिया है और उनके मार्क्स का जो प्रोग्रेशन है, तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि हमेशा एक अपसाइड इंक्रीमेंट हुआ है। अगर किसी का पहले 250 आ रहा है तो काफ़ी हाई चांसेस हैं कि नेक्स्ट अटैम्प्ट में वो 270 प्लस आएगा, 280 आएगा। तो इसकी वजह से एक एश्योरेंस रख सकते हैं आप कि हाँ, जो मेरा प्रिपरेशन है, मेरा हार्ड वर्क है, वो मार्क्स में कन्वर्ट होगा। सेकेंडली ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जैसे हम अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करने लगते हैं कोई भी साइंस सब्जेक्ट में या फिर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, तो एक कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है कि विथ मिनिमम प्रिपरेशन यू कैन बी रेडी बैक टू द कंप्लीट कंसोलिडेशन ऑफ द सब्जेक्ट। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं और हमें लगता है कि कर सकते हैं हम, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपको लेना चाहिए। और इन ए वे आप कोई भी साइंस या फिर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ले सकते हैं, और ये सब बेनिफिट आते हैं इसके साथ साथ। तो अब हम चलते हैं प्रिपरेशन पार्ट पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन के लिए आप इंजीनियरिंग सर्विस का जो भी रीडिंग मटेरियल है या हैंड रिटन नोट्स है वो सब रिफ़र कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेसिक बुक्स भी है जो बहुत मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे पावर सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, मशीन्स है। इस पर आप स्टैंडर्ड बुक भी रेफ़र कर सकते हैं, और उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व क्वेश्चंस, उसको अटेम्प्ट कीजिए। उससे आपके पास क्लैरिटी आएगी, एक्यूरेसी आएगी। जितने भी इम्पोर्टेंट मॉडल्स हैं वो आप याद रख पाएंगे, और उसको फिर आप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत आराम से आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर हम सिलेबस को कई सेगमेंट में तोड़े तो ये कम्युनिकेशन का भी एक एरिया आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आ जाता है, और पावर सिस्टम्स का भी आ जाता है। तो 2 ग्रेजुएशन एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में ही लोग करते हैं, जैसे कोई पावर इंजीनियर होगा या फिर कोई टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर होगा। बट व्हेन वी कम टू UPSC सिविल सर्विसेज, तो यहाँ पे हर एक स्ट्रीम का कुछ सब्जेक्ट यहाँ पे लिया गया है, ताकि किसी भी स्ट्रीम से कोई स्टूडेंट आ रहा है वो
इसमें पार्टिसिपेट कर सके और उसको रिक्वायर्ड होगा कि वो दूसरे स्ट्रीम के 1-2 सब्जेक्ट्स भी पढ़े। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से आया तो मैंने कम्युनिकेशन वाले एरिया पे मेरे कुछ सब्जेक्ट्स ग्रेजुएशन पीरियड में नहीं हुए थे, तो फिर मुझे वो चीज़ दोबारा से पढ़नी पड़ी। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, अगर हम देखते हैं प्रिपरेशन का, तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आ रखे हैं, तो वो अगर हम सब्जेक्ट वाइज उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको और आपकी एक्यूरेसी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो पाएगी। मेन जो एग्ज़ामिनेशन पेपर देखेंगे तो उसमें 20 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक सेलेक्टेड टॉपिक से आते हैं विद इन ए सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मशीन्स में वो सिंक्रोनस मशीन के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं हाई मार्क क्वेश्चंस में, वैसे ही कंट्रोल सिस्टम्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे हाई मार्क क्वेश्चन आते हैं, आप उसको बहुत अच्छे से कीजिए ताकि जब हम एग्ज़ामिनेशन पेपर अटेम्प्ट करते समय उसको चूज़ करें तो 20 मार्क्स वाले क्वेश्चन हमारे कभी ना गलत हों। इससे अगर इतना कोई भी कर लेता है तो उसके 260 प्लस मार्क्स आना काफ़ी की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई हो जाती है और ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और प्रिपरेशन का अगर हम टाइम पीरियड माने तो हर एक सब्जेक्ट्स को लगभग 15 से 20 दिन लगेगा। सर्किट थ्योरी है, नेटवर्क्स है, सिग्नल सिस्टम है, मशीन्स है, कम्युनिकेशन में 2 सब्जेक्ट्स हैं अपने, डिजिटल एनालॉग। वैसे ही पावर सिस्टम में प्रोटेक्शन अलग एक चैप्टर है, मेज़रमेंट का है। तो इन ए होलसम इट रिक्वायर लिटिल बिट मोर टाइम एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एंथ्रोपोलॉजी की बात करें तो उसमें 5 से 6 महीने लगेंगे, बट यहाँ पे चांसेस हैं कि 8 महीने तक लग सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज मानिए या चैलेंज मानिए, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सच टू विथ एनी अदर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स ये एक इशू रहेगा कि आपको थोड़ा सा इलोंगेटेड टाइम ड्यूरेशन इसको एलोकेट करना पड़ेगा। तो अगर कोई स्टूडेंट अपने फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में है या 3rd ईयर में है तो अपने उस ग्रेजुएशन के जो लेटर हाफ वाला पीरियड है उसको भी इससे अलाइन कर सकता है और जितने सब्जेक्ट्स उसने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं और यहाँ पे पूछे जा रहे हैं उसको इम्प्रूव कर लो आप, और जो नए सब्जेक्ट्स हैं उस पर भी आप कुछ रीडिंग मटेरियल इकट्ठा कर लीजिए ताकि जो आपको बाद में टाइम एलोकेट करने की ज़रूरत पड़े वो कम हो जाए और आप अपना टाइम पूरा जीएस पे डिवोट कर सकते हैं और आप फर्स्ट या सेकेंड अटैम्प्ट में ही इसको बहुत ईजीली क्रैक कर सकते हैं। साइंस या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि एक बार हमने सब्जेक्ट्स को अपने सब्जेक्ट पे कंसोलिडेशन और कॉन्फिडेंस अटेन कर लिया तो बहुत हाई चांसेस है सिलेक्शन का। 270 कई सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने लगातार 3-4 अटैम्प्ट में 270 प्लस स्कोर किए हैं। तो ये एक बेनिफिट है जो कि अदर ऑप्शनल में शायद नहीं है। इवन आप फुल लेवल ऑफ प्रिपरेशन करेंगे तो भी कई बार चांसेस होते हैं कि एवरेज नंबर से कम आ जाए, बट ऐसा इंजीनियरिंग ऑप्शंस में नहीं है। आपका नंबर हमेशा एक एस्केलेटिंग ट्रेंड पे होगा, इंक्रीज़ होगा। तो आप अगर डिसाइड कर रहे हैं तो आप सही हैं और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आप फुलफ़िल करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप ज़रूर सक्सेस होंगे। अगर हम जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो सबसे पहला है कि आपको कैलकुलेशन और मैथ की एप्टीट्यूड अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हाई लेवल ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिक्वायर्ड होता है, कई सारे मॉडल्स बनाने होते हैं। सो इवन इन केस आपने ग्रेजुएशन में अच्छा किया हुआ है, बट ग्रेजुएशन में क्या होता है कि हर सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसको पढ़ना होता है, जिसकी प्रैक्टिस करनी होती है। बट यहाँ पे क्या है कि सारे सब्जेक्ट्स एक साथ होते हैं, तो कई बार एग्ज़ामिनेशन में हमें क्वेश्चन आता है बट हम उसके कैलकुलेशन में एरर कर देते हैं, तो इससे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो सकते हैं। जैसे अगर आप जीएस के क्वेश्चन में अगर एरर भी करेंगे तो एक मिनिमम लेवल ऑफ मार्क्स आपको मिलेगा, 3 नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप 20 नंबर के क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक्स करते हैं तो वहाँ भी 4 से 5 नंबर ही मिलेगा। इवन दो आपका कॉन्सेप्ट सही है और आपने कैलकुलेशन इनिशियल लेवल पे ही गड़बड़ कर रखा है तो मार्क्स बहुत रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है और आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ से। सेकेंडली हम स्ट्रैटेजी
हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, क्योंकि 14 सब्जेक्ट्स हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और हर सब्जेक्ट्स में अपना एक पिक्यूलियरिटी है। फॉर एग्जांपल नेटवर्क में हमें एक KVL KCL नेटवर्क्स में डील करना होगा। मशीन्स में हमें उसके अलग, हर मशीन्स के अपने फार्मूले हैं, कैसे उसका टॉर्क कैलकुलेशन होता है। सिमिलरली अगर कम्युनिकेशन में जाएं तो उसमें एक अलग ही फिज़िक्स लगती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जाएं तो वहाँ पे भी एक अलग मॉडलिंग है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए हमारे पास एक क्विक समरी शीट टाइप का होना चाहिए, जिसमें सारे जितने उसके कीवर्ड्स हैं सब्जेक्ट्स के, उन सब पे कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें कौन सा फार्मूला या अप्रोच लगेगा, ये सब चीज़ें लिखी होनी चाहिए। तभी हम जाके जो एग्ज़ामिनेशन का लास्ट 1 वीक का जो टाइम होता है उसको फुली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है बट आपने रिवीजन स्ट्रेटजी पे काम नहीं किया है, तो वहाँ पे इशू आ सकता है कि आप 1 वीक में इतने 14 सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, एक स्ट्रेटजी बना के रखिए ताकि आप कैसे क्विक नोट बना पाएँ और श्रिंक कर पाएँ अपने पूरे सिलेबस को, ताकि फाइनली अगर 2-3 दिन में भी रिवाइज़ करने का हुआ तो आप रिवाइज़ करने के कैपेबल हैं। और जो इसके अलावा एक और काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते समय, कि जो क्वेश्चन को हम सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो लास्ट ईयर मैंने क्या किया था कि मैंने कुछ क्वेश्चन ऐसे सेलेक्ट कर लिए थे जिसका कैलकुलेशन बहुत हार्ड था, और अल्टीमेटली जब मैं क्वेश्चन कर रहा था तो वो क्वेश्चन सही नहीं हो पा रहा था, और ये चीज़ क्वेश्चन करते टाइम रियलाइज़ हो जाती है। लेकिन इससे टाइम तो जाता ही है, और साथ साथ जो 50 मार्क का एक क्वेश्चन होता है और उसके कई सारे सब सेक्शंस होते हैं, तो उसमें आपकी मार्क जो ऑब्टेन्ड है वो भी रिड्यूस हो जाती है। तो इसलिए हम कौन सा क्वेश्चन चूज़ करते हैं इस पे भी काफ़ी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड होगा वो इस पे डिपेंड करेगा कि हमने कौन से क्वेश्चन चूज़ कर रखे हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पहले जो 5 मिनट होते हैं उसमें आप डिसाइड कर लें कि कौन से क्वेश्चंस जो हैं उसमें आप 40 मार्क्स से ज़्यादा जानते हैं, या फिर 30 मार्क्स जानते हैं, या फिर 20 मार्क्स जानते हैं। तो फिर उसी ऑर्डर में आपको क्वेश्चन सिलेक्शन करना चाहिए। कई क्वेश्चंस में ऐसा होगा कि आप 30 मार्क एश्योर जानते हैं, 20 मार्क्स का कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है, लेकिन दूसरा क्वेश्चन होगा जिसमें आप 40 मार्क का कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है बट आपको लगता है कि ये हो जाएगा। तो उसमें आप कैसे डील करेंगे, तो डिपेंडिंग कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है क्वेश्चन सॉल्व करने का, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए उस क्वेश्चन को चूज़ करेंगे। तो इस पर भी आप एक आप थॉट दीजिए, प्लानिंग कीजिए कि कैसे क्वेश्चन चूज़ करना है। ये एक ब्रॉड स्ट्रेटजी है जिससे कि आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल अप्रोच करने का और उसमें अच्छे मार्क्स ऑब्टेन करने पे एक अंडरस्टैंडिंग पैदा होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर डिस्कशन की रिक्वायरमेंट होती है, आप मुझे रीच कर सकते हैं। और आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर ले रहे हैं तो आपको गुड लक, और आप इसमें एक्सेल करें। काफ़ी टॉपर्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेके एक्सेल कर रखे हैं पास में भी, और इट हैज़ बीन ए कंटिन्यूइंग ट्रेंड, एंड आई विश द बेस्ट फॉर यू। थैंक यू।